अब हम अध्ययन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत टेस्ट 2 का। टेस्ट 1 का हम लोग अध्ययन कर लिए हैं, अब अध्ययन करेंगे टेस्ट 2। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। आपको अधिकांश क्वेश्चन यहाँ पर जेनेटिक्स के अंतर्गत मेंडल लॉ के अंतर्गत क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो टेस्ट है, मैं बीच बीच में आप लोगों का जो टेस्ट लिया था उसी का ये वीडियो है। वीडियो बनाने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल नीट बायोलॉजी विद प्रमोद यादव उसमें अपलोड करता हूँ। आप लोग नियमित रूप से देखते रहेंगे तो आप लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, मेंडल द्वारा मटर के पौधे में अध्ययनरत 7 विभेदी लक्षणों में रंग आधारित विभेदी लक्षण कौन कौन से थे। हम सबको पहले से पता है कि मेंडल ने कहना चाहिए मटर के पौधे में 7 लक्षण को चुने थे, तो उसमें आपको बताना है रंग आधारित कौन कौन से लक्षण थे, मतलब कितने लक्षण रंग पर आधारित है। तो यहाँ पर रंग पर आधारित थे 3, मतलब उत्तर आ जाएगा बी। एक टेबल है उसको आप लोग देख लेंगे, 7 विपर्यायी लक्षण, एक में लिखा रहेगा प्रभावी लक्षण और जस्ट उसके राइट साइड में लिखे रहेंगे अप्रभावी लक्षण। ठीक है। इनके जो 7 कैरेक्टर होते हैं, पुष्प और फल मतलब बीज और फली, पुष्प बीज फली, इसमें 2 2 2 और एक होती है तने की लंबाई, टोटल 7। पुष्प बीज फली इनसे कहना चाहिए 2 2 रहेंगे और एक रहेंगे तने की लंबाई, तो टोटल कहना चाहिए 7। तो रंग आधारित कितने लक्षण है यहाँ पर 3, जैसे कि बीज का रंग और फली का रंग और पुष्प की रंग। बीज का रंग, फली का रंग, पुष्प का रंग, तो रंग आधारित केवल 3 विभेदी कैरेक्टर है। क्लियर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यदि उद्यान मटर के पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है जिसमें एक पौधा लाल पुष्प का है व दूसरा पौधा व्हाइट पुष्प है, तो सेकंड पीढ़ी में फिनोटाइप अनुपात क्या मिलेगा। तो इसको आप लोग को मैं पहले वीडियो में बताया था। यहाँ पर सेकंड पीढ़ी में एक जीनोटाइप मिलता है और एक फिनोटाइप मिलता है। जीनोटाइप में होता है 1:1, 25-50-25, और फिनोटाइप क्या होता है 3:1, मतलब 75:25 भी कह सकते हैं इसको याद रख लेंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीनिक संरचना और फिनोटाइप एक प्रकार से बाह्य लक्षण होते हैं। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव की लंबाई व त्वचा के रंग में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। आप लोग भी देखेंगे कहीं पर भी आप लोग निकलिए तो मानव की जो लंबाई होती है और त्वचा के जो रंग होते हैं इनमें अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। इसका मूल कारण क्या है। तो ये मल्टीपल एलिज्म भी नहीं है, पीलियोट्रॉपिक भी नहीं है, इसका सही उत्तर है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसका विस्तृत एक वीडियो है, उसको आप लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आसानी से नहीं बनते हैं, क्योंकि ये नई चैप्टर से है। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता रूप से प्रभावी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, आरएस पॉजिटिव है और एल्बिनिज्म है। तो यहाँ पर कहना चाहिए कौन से प्रभावी है जेनेटिक्स रूप से। तो यहाँ पर प्रभावी होता है आरएस पॉजिटिव, आरएस पॉजिटिव। ठीक है जी। आगे, एबीओ ब्लड ग्रुप की वंशागति किसका उदाहरण है। एबीओ जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कहना चाहिए 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। जनरली तौर पर पुस्तकों में इन 4 ब्लड ग्रुप का ही अध्ययन किया जाता है, ए बी ओ। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप की वंशागति किसका उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, ये बी का है, कोडोमिनेंस, सहप्रभाविता।
क्योंकि जो अगले पीढ़ी में जो ब्लड ग्रुप मिलता है ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि पिता का ही मिलता है कि माँ का मिलता है, कि इसका कहना चाहिए एक क्रॉस है। इसका मैं स्पेशल एक वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, चित्रों द्वारा आप लोग को बताया हूँ। वहाँ पर 10 क्रॉस मैं एक चित्र की सहायता से बताया हूँ। यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो इसमें का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है जी। जनरली तौर पर कहना चाहिए मेल का ब्लड ग्रुप ये है और फीमेल का ये है, तो आने वाले संतान में क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते हैं ये तो आसानी से बन जाता है। लेकिन दिक्कत कब होता है, जब उनके जो पिता होते हैं माता होते हैं उनके ब्लड ग्रुप को बताते हुए क्वेश्चन आते हैं, तब वहाँ पर क्रॉस करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। क्लियर। तो ये किसका उदाहरण है, ये कोडोमिनेंस का उदाहरण है। सह प्रभाविता का मतलब उत्तर क्या है, बी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इरेथ्रोब्लास्टोसिस भ्रूण की स्थिति केवल तब प्राप्त होती है जब। इरेथ्रोब्लास्टोसिस कहना चाहिए एक रोग है जो छोटे चाइल्ड में होते हैं, अब भ्रूण की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये कहना चाहिए RH फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये RH फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है डी, मतलब माता क्या है RH निगेटिव और भ्रूण क्या है RH पॉजिटिव। हमको पता है जब ब्लड का डोनेशन किया जाता है तो निगेटिव वाले पॉजिटिव को दे सकते हैं, निगेटिव वाले पॉजिटिव को दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले निगेटिव को नहीं देख सकते, क्योंकि पॉजिटिव में कहना चाहिए अतिरिक्त फैक्टर होते हैं, अतिरिक्त RH फैक्टर होते हैं, अतिरिक्त प्रोटीन होते हैं। तो निगेटिव को देंगे तो वहाँ पर कहना चाहिए दोनों रक्त के बीच रिएक्शन हो जाती है, इंग्लूटिनेशन हो जाती है और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कहना चाहिए मान लो यहाँ पर माँ मतलब फीमेल क्या है, RH निगेटिव है, और यदि उनके गर्भ में पल रहे जो भ्रूण है वो क्या है, RH पॉजिटिव है, तो माँ का शरीर RH पॉजिटिव को क्या मानेगा, एंटीजन मानेगा, और उनको नष्ट करने के लिए उनके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होगा। तो जब तक एंटीबॉडी का निर्माण हो तब तक कहना चाहिए जो प्रथम भ्रूण होते हैं वो सुरक्षित कहना चाहिए प्रसव हो जाते हैं और उनकी मृत्यु नहीं होती है और उनको एरिथ्रोब्लास्टोसिस डिसीज नहीं होता है। लेकिन जब सेकंड गर्भधारण की स्थिति में एंटीबॉडी माँ के शरीर में बन गया है और अगला चाइल्ड पुनः क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, तो चूंकि कहना चाहिए पॉजिटिव के बनने की संभावना 99% होती है, तो कहना चाहिए तब तक एंटीबॉडी बन गई होती है और कहना चाहिए जो सेकंड भ्रूण होता है उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण भ्रूण की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, डी, मतलब माता RH निगेटिव और भ्रूण RH पॉजिटिव। क्लियर। अगला है एक विवाह के बाद उत्पन्न संतानों का रुधिर समूह O या A है। एक विवाह के बाद उत्पन्न संतानों का रुधिर या तो O है या फिर A है या फिर ये हो सकता है। तो नीचे दिए गए जीनोटाइप में से पैतृक का जीनोटाइप क्या होगा, मतलब उनके जो माता पिता हैं उनका कहना चाहिए क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे तो ये नहीं बन पाएगा, तो इसके लिए जो मेरा यूट्यूब में जो वीडियो है उसको आप लोग एक बार देखेंगे तब ये बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। क्लियर। तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी, मतलब IIAO या IIOO, ठीक है। यहाँ पर इसको समझाने में कागज़ और पेन की आवश्यकता है, तो इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को देखें। क्लियर। अगला क्वेश्चन है AB रक्त समूह वाला व्यक्ति, मतलब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB होता है उसको सर्वग्राही माना जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, आप सबको पता होगा। ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप O को क्या माना जाता है, यूनिवर्सल डोनर, विश्वव्यापी दाता, और AB को क्या माना जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, विश्वव्यापी ग्राहक। तो इसका कॉमन उत्तर होता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है मतलब O होता है उसमें एंटीजन नहीं पाई जाती है,
एंटीजीन उसमें नहीं पाई जाती है, अतः किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। और जो ए बी होते हैं वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट इस कारण होते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, उसमें एंटीजीन नहीं पाई जाती है और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो ऑटोमेटिक उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। मतलब आरबीसी में ए व बी एंटीजीन तो होते हैं लेकिन प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होते हैं। ठीक, ऐसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे। ऐसे याद रखेंगे, ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर, मतलब उसमें एंटीजीन नहीं पाई जाती है। ए बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब विश्वव्यापी ग्राहक, मतलब इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्लियर? जो भी कहना चाहिए, जो एंटीजीन होते हैं वो आरबीसी में पाए जाते हैं, एंटीबॉडी होते हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये कॉमन है। अगला क्वेश्चन है, बहुप्रभावी फिनोटाइप दर्शाने वाले जीन क्या कहलाते हैं? बहुप्रभावी फिनोटाइप दर्शाने वाले जीन क्या कहलाते हैं? तो उत्तर क्या है यहाँ पर? प्लीयोट्रोपिक। क्या है उत्तर यहाँ पर? प्लीयोट्रोपिक, मतलब बी। इसको भी थोड़ा आप लोग वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मेंडल ने क्या कहा था? एक कैरेक्टर के लिए एक जीन। मेंडल ने क्या कहा था? एक कैरेक्टर, एक लक्षण, एक गुण के लिए एक जीन होते हैं, मतलब एक फैक्टर होते हैं। बाद के वैज्ञानिकों ने क्या कह दिए? जो अनेक लक्षणों के लिए एक जीन हो सकते हैं, अनेक लक्षणों के लिए एक जीन हो सकते हैं, प्लीयोट्रोपिक। और मल्टीपल एलिज्म क्या कहा गया है? जस्ट ये इसके विपरीत होते हैं। मतलब मेंडल ने क्या कहा था? एक लक्षण, एक गुण के लिए एक जीन ही होते हैं। ठीक है। और उसके बाद के वैज्ञानिकों ने क्या कह दिया? जैसे कि ब्लड ग्रुप का उदाहरण देते हुए, जैसे कि ब्लड ग्रुप एक लक्षण है, उसको निर्धारित करने वाले कई जीन हो सकते हैं, मतलब कई फैक्टर हो सकते हैं। मतलब एक लक्षण के लिए कई जीन हो सकते हैं। मेंडल ने कहा था एक लक्षण एक गुण, एक लक्षण एक गुण के लिए केवल एक ही फैक्टर पाए जाते हैं मेंडल के अनुसार। बाद के वैज्ञानिकों ने क्या कह दिए? एक ही लक्षण के लिए कई फैक्टर हो सकते हैं, इसको मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एबीओ ब्लड ग्रुप या फिर ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाले या फिर जो RH फैक्टर होते हैं उसका उदाहरण दिया गया है। देखिए, ब्लड ग्रुप ए एक लक्षण, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O, ये एक कहना चाहिए क्या है? ये लक्षण है, लेकिन इसको निर्धारण करने वाले कई फैक्टर हो सकते हैं, तब इसको कहा गया मल्टीपल एलिज्म। बाद के वैज्ञानिकों ने और इसको थोड़ा सा विपरीत कर दिया, मतलब अनेक लक्षणों के लिए एक जीन हो सकते हैं। जैसे एक पौधे देखिए, पौधे में अनेक लक्षण दिख रहा है, पत्ती की लंबाई है, उसका कलर है, तने की लंबाई है, चौड़ाई है, उसमें अनेक लक्षण दिख रहे हैं, फूलों का कलर है। एक पौधे में अनेक लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन अनेक लक्षणों के लिए केवल एक फैक्टर भी हो सकते हैं, एक जीन भी हो सकते हैं, इसको कहते हैं प्लीयोट्रोपिक। तो क्वेश्चन यहीं से है, बहुप्रभावी फिनोटाइप दर्शाने वाले जीन क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? बी, प्लीयोट्रोपिक जीन, मतलब अनेक लक्षणों के लिए एक जीन हो सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, RH कारक किसके नाम पर रखा गया है? RH फैक्टर किसके नाम पर रखा गया है? तो आप लोगों को पता होगा, RH फैक्टर का खोज 1940 के आसपास विनर एवं लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने किए थे। और किस में किए थे? रिहिशस नामक जो बंदर है, RHESUS, रिहिशस नामक बंदर में इसका खोज किया गया था। तो वहीं से RHE होता है, तो RH शब्द को ले लिया गया है और इसको कहा जाता है RH फैक्टर। इसके किसके नाम पर रखा गया है? बंदर के नाम पर रखा गया है। ठीक है। बाद में इस पर और विस्तृत जानकारी दी गई कि RH फैक्टर एक अतिरिक्त प्रोटीन होते हैं और जो 99% जो व्यक्ति होते हैं वो RH फैक्टर ही पाए जाते हैं, मतलब जो पॉजिटिव होते हैं। जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप, तो प्रकृति में आप देखेंगे जो भी ब्लड ग्रुप है, चाहे A रहे, चाहे B रहे, चाहे AB रहे, चाहे O रहे, अधिकांश पॉजिटिव ही रहते हैं। B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, O पॉजिटिव,
ए बी पॉजिटिव। और 1% लोग क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो निगेटिव वाले को RH फैक्टर नहीं माना जाता है। ठीक है, जो पॉजिटिव होते हैं उसी को RH फैक्टर कहा जाता है। इसी कारण संबंधित ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव वाले को निगेटिव को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, लेकिन निगेटिव वाले पॉजिटिव को दे सकते हैं क्योंकि उसमें अतिरिक्त प्रोटीन नहीं है, तो साइड इफेक्ट या फिर एंग्लूटिनेशन होने की क्रिया संभव उसमें नहीं है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, यदि माता पिता में एक का ब्लड ग्रुप AB व दूसरे का ब्लड ग्रुप O है तो उनकी संतान का संभावित ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। माता पिता में कहना चाहिए एक का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, और एक का क्या है, O है। ये माता पिता में से आप लोग किसी को एक को AB बनाना पड़ेगा क्रॉस करते समय, और एक को कहना चाहिए O बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस टेबल में देखेंगे, क्रॉस कराएंगे, तब इसका उत्तर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है जी। पहले ये भी याद रख लेंगे, यदि किसी का ब्लड ग्रुप माता पिता में से एक का AB है और एक का O है तो ये ब्लड ग्रुप तो आएगा ही नहीं, तो मतलब A और D 100% क्या है, गलत है। अब आपको यहाँ पर संभावना यह व्यक्त करना है या तो B है या फिर C है, तो यहाँ पर उत्तर है B। यहाँ पर उत्तर क्या होगा, B, मतलब A व B, क्योंकि C नहीं आएगा, A भी है और A है, तो यहाँ पर उत्तर है A आएगा या B आएगा। क्योंकि A B और O है तो दोनों ब्लड ग्रुप तो आएंगे ही नहीं। यदि माता पिता में एक का AB है और एक का O है, इसको याद रखना पड़ेगा, एक यूनिवर्सल डोनर है और एक यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ऐसे याद रख लेंगे। मतलब डोनर और रिसिपिएंट, दाता और ग्राहक यदि माता पिता हैं तो दोनों किसी भी स्थिति में नहीं आएंगे, तो 100% उत्तर क्या है, B, A व B। क्लियर। आगे चलते हैं, एक बच्चे की माँ का रक्त समूह A है व पिता का रक्त समूह AB है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं आ सकता है। एक का कहना चाहिए A है और एक का क्या है, AB है, तो यहाँ पर बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए भी फिर एक रटने का कार्य होगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ, यदि ब्लड ग्रुप से कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे जो YouTube चैनल है, जो वीडियो है, उसको आप लोग देखेंगे तो ये सभी ब्लड ग्रुप से संबंधित क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है D। इसका उत्तर है D, मतलब O नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर A और AB है, A और AB है, तो यहाँ पर A भी आ सकते हैं, B भी आ सकते हैं, A भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर O नहीं आ सकते। यहाँ पर याद रख लेंगे, यदि कहना चाहिए O और O है माता पिता, तो 100% सभी बच्चे O ही आएंगे, इसको भी याद रख लेंगे। यदि माता पिता दोनों O और O ही है तो जितने भी संतान रहेंगे वो सभी क्या रहेंगे, O ही रहेंगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दर्शाने वाले किसी पौधे में कोई लक्षण यदि 3 जोड़ी जीन्स द्वारा नियंत्रित होता है तो दूसरी पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात प्राप्त होगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दर्शाने वाले किसी पौधे में, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मानव में भी दर्शाते हैं और पौधों में भी दर्शाते हैं। तो यदि कोई लक्षण है, इसका कंट्रोल यदि 3 जोड़ी जीन्स द्वारा हो रहा है तो दूसरी पीढ़ी में फिनोटाइप का अनुपात प्राप्त होगा। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा C। यहाँ पर उत्तर आ जाएगा C, मतलब 7 फिनोटाइप प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 7 फिनोटाइप प्राप्त होता है। 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1, इसको याद रख लेंगे। यहाँ से भी एक बार व्यापम में क्वेश्चन आया था, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया था। यहाँ पर जो 3 जोड़ी जीन्स है, ठीक है, इसको कम या ज़्यादा कर दिया जाता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उदाहरण तो रहेगा, लेकिन याद रख लेंगे यदि 3 जोड़ी जीन्स है तो यहाँ पर कहना चाहिए 7 फिनोटाइप प्राप्त होंगे। उसका अनुपात रहेगा 1, 6, 15, 20 और 15, 6, 1। इसको आपके ऊपर है, आप लोग इसको कैसे याद करेंगे।
ठीक है, कई बार कहने चाहिए। इसको याद कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखिए तो 1 6 15, 1 6 15 और मध्य में क्या है 20। ऐसे में आपको आसानी से याद हो जाएगा। 7 फिनोटाइप है, 3 जोड़ी जीन्स द्वारा नियंत्रित हो रहा है, तो 1 6 15, 1 6 15 और बीच में क्या है 20 है। ठीक है, यदि मान लो कहना चाहिए जो 3 जोड़ी जीन्स की संख्या है, इसको यदि हम लोग कहना चाहिए 2 जोड़ी जीन्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, 2 जोड़ी जीन्स कह देते हैं। तो यहाँ पर कहना चाहिए फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 जोड़ी जीन्स में 7 है, 2 जोड़ी जीन्स में फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यदि 5 होगा तो उत्तर क्या मिलेगा यहाँ पर 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1 मतलब बी हो जाएगा। उसको आप लोग लेफ्ट साइड राइट साइड से याद करिए, 1 4 1 4 और बीच में 6। 3 जोड़ी जीन्स तो 7 फिनोटाइप, 2 जोड़ी जीन्स तो 5 फिनोटाइप। ठीक है जी, सेकंड पीढ़ी में। आगे क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा चुना गया कौन सा लक्षण अप्रभावी होता है। मेंडल द्वारा चुना गया कौन सा लक्षण अप्रभावी होता है। तो आप लोगों को मैं कई बार बताया हूं, जो टेबल है उसको याद रख लेंगे तभी ये याद होगा कौन सा लक्षण प्रभावी होता है और कौन सा लक्षण अप्रभावी होता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है सी, हरे बीज। हरे बीज क्या है यहाँ पर अप्रभावी लक्षण है। क्लियर। आगे है गलत कथन पर विचार कीजिए। आगे है गलत कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी अरस्तु ने दिया। ये क्या है, ये सही है। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी ये जेनेटिक्स के प्रारंभ के सिद्धांत है। तो रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी किसने दिया था, अरस्तु ने दिया था। तो ये क्या है, ये सही है। सेकंड, द्रव्य सिद्धांत। ये जो द्रव्य सिद्धांत है जो कहना चाहिए एम्पेडोक्लेस है, यही साइंटिस्ट कहना चाहिए इनको दिए थे। तीसरा, होमोकुलस थ्योरी प्लेटो ने नहीं दिए हैं। ये जो सुकरात है प्लेटो है, यहाँ से रिलेटेड नहीं है, प्लेटो का संबंध यहाँ से नहीं है। ये कहना चाहिए ओरिजिन ऑफ लाइफ में, जीवन की उत्पत्ति में स्वतः सिद्धांत में दिए थे, स्पॉन्टेनियस थ्योरी में। तो तीसरा क्या है यहाँ पर गलत है। पेनजेनेसिस थ्योरी लेमार्क, ये भी गलत है। इसको तो सबसे पहले मॉपर्टियस ने दिया है पेनजेनेसिस थ्योरी, बाद में कहना चाहिए डार्विन ने दिया था मॉडिफाइड करके। तो चौथा भी क्या है यहाँ पर गलत। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इनके जनक बेटसन, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर 3 और 4 क्या है गलत है। तो उत्तर क्या है ए। तीसरे और चौथे गलत, तो उत्तर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, लेमार्क एक प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक है जिन्होंने उपार्जित लक्षणों का वंशागतिकी का सिद्धांत दिया था। इनके प्रबल विरोधी वैज्ञानिक कौन थे। एक विकास नामक एक चैप्टर है जिसका अभी हम लोग अध्ययन नहीं किए हैं, क्योंकि इस वर्ष कोरोना नामक वैश्विक महामारी के कारण जो 12वीं का जो सिलेबस है उसमें 4 चैप्टर को इस वर्ष हटा दिया गया है। तो फिलहाल 4 चैप्टर का अध्ययन हम लोग नहीं किए हैं। उसमें से एक चैप्टर है विकास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है जी, उसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ते हैं विशेष रूप से। और उसके बाद कहना चाहिए जो विकासवाद के जो सिद्धांत है, लमार्कवाद, डार्विनवाद, म्यूटेशनवाद और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, तो उसके अंतर्गत कहना चाहिए 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिनको विकासवादी वैज्ञानिक माना जाता है। एक होता है लेमार्क और दूसरा होता है डार्विन, और बाद में है म्यूटेशन थ्योरी देने वाले ह्यूगो डी ब्रिज। लेमार्क का कहना चाहिए एक जिराफ का उदाहरण दिए थे। इनका मुख्य कहना है लेमार्क का अंगों का उपयोग और अउपयोग। अंगों का उपयोग और अउपयोग मतलब जो आर्गन ज़्यादा मात्रा में उपयोग में आते हैं वह आर्गन विकसित हो जाते हैं। जो आर्गन ज़्यादा मात्रा में उपयोग में नहीं आते हैं वह आर्गन धीरे धीरे छोटी हो जाती है और बाद में अवशेषी आर्गन के रूप में पाए जाते हैं और कभी कभार विलुप्त हो सकते हैं। तो इसका कहना है कि उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। अंगों का ज़्यादा उपयोग, इसका उदाहरण दिए हैं कैमल में, जिराफ में, और जो हॉर्स होती है उनकी सबके गर्दन में। इनके गर्दन चाहे जिराफ हो चाहे कैमल हो
ठीक है। इनके गर्दन कहना चाहिए प्रारंभ में छोटी थी, लेकिन बार बार उपयोग में आया तो ये क्या हो गई, ये लंबी हो गई। स्नेक का उदाहरण दिया गया है, बताया जाता है कि स्नेक में मतलब सांप में छोटे छोटे पैर पाए जाते थे जो चलने में असुविधाजनक होते थे। ये धीरे धीरे कहना चाहिए उपयोग में नहीं आया तो ये क्या हो गया, ये विलुप्त हो गया या फिर अवशेषी आर्गन के रूप में पाए जाते हैं। तो बाद में कहना चाहिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। उपार्जित मतलब जो बाद में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं अपने जीवन काल में उसको कहा जाता है उपार्जित लक्षण। तो ये उपार्जित लक्षण बाद में क्या हो जाते हैं, वंशागत हो जाते हैं। मतलब एक केवल एक जिराफ में ये लक्षण हुए और ये निरंतर लगातार चलती रही कई लाखों साल तक, तो ये अगली पीढ़ी में जा सकते हैं। इसी को कहा गया उपार्जित लक्षणों की वंशागति की। लेकिन इसके एक बहुत ही प्रबल विरोधी वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक का नाम है वीजमान। इन्होंने कहना चाहिए अपना प्रयोग चूहे पर किए। चूहे के कहना चाहिए जो टेल होती है इसको उन्होंने 40 पीढ़ियों तक काट दिए और देखे कि जो 41 पीढ़ी है उसमें भी जो चूहे के टेल थे उतने ही लंबे थे, मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति की नहीं थी। तो कहना चाहिए इनके प्रबल विरोधी वैज्ञानिक कौन थे, वीजमान। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, मेंडल ने जीन को क्या कहा था। जब मेंडल थे उस समय जीन का खोज नहीं हुआ था। जीन का खोज 1909 में, जीन का खोज 1909 में जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने किया था, जबकि गुणसूत्र का खोज बाद में हॉफमिस्टर ने किया था और गुणसूत्र नाम 1888 में वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। तो उस समय मेंडल जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, लिंकेज क्या है, ये सब पता नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहना चाहिए जब प्रभाविता का नियम दिए, पृथक्करण का नियम दिए, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम दिए, तो उन्होंने हमेशा कारक फैक्टर नाम दिए थे। तो मेंडल ने जीन को क्या कहा था, फैक्टर मतलब कारक। तो उत्तर क्या आ जाएगा, डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 पीढ़ी में, डाई हाइब्रिड क्रॉस के सेकंड पीढ़ी में जो 9:3:3:1 का अनुपात मिलता है उसमें 9 का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है। ये जो 9:3:3:1 मिलता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में करेंगे तो पहले कहना चाहिए पहले पीढ़ी में मिलेगा। उसके बाद जो पहले पीढ़ी में मिलती है उनका कहना चाहिए जब सेकंड पीढ़ी में मिलते हैं तो वहाँ पर एक 16 खाने बनाते हैं हम लोग, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, तो वहाँ पर 9:3:3:1 का अनुपात मिलता है। ये फिनोटाइप अनुपात होता है। लेकिन 9 को हम लोग और विस्तृत अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर उनका जीनोटाइप मिलेगा, जीन की संरचना मिलेगा। तो उसी को बताना है, जो 9 कहना चाहिए फिनोटाइप मिले थे उनका जीनोटाइप अनुपात क्या होगा। तो इनका जीनोटाइप अनुपात में पहले देखिए कि टोटल संख्या 9 हो रहा है, तो देखिए चारों ऑप्शन में 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले ऑप्शन देखते हैं 2 2 2 3, तो 6 3 9 ये भी सही है। सेकंड है 4 2 2 1 ये भी सही है। उसके बाद है 5 2 1 1 ये भी है। 3 3 2 1 ये भी है। सभी में क्या है, 9 ही आ रहा है। तो लगभग सभी आंसर सही लग रहा है। लेकिन आपको याद करके रखना है इनका जीनोटाइप अनुपात होता है 4 2 2 1, 4 2 2 1। तो यहाँ पर याद रखेंगे बी को, याद किसको रखेंगे, बी को, 4 2 2 1। क्लियर। उसके बाद है अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण किस पौधे में मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल का जो लॉ है उसका कहना चाहिए 8-10 की संख्या में क्या दिया गया है, विचलन। इस नई सिलेबस में 12वीं की पुस्तक में ज़्यादा विचलन का अध्ययन नहीं है, लेकिन जो पुरानी सिलेबस थे उसमें 12-13 की संख्या में विचलन दिया गया था। ठीक है, तो जेनेटिक्स के आप लोग पुस्तक पढ़ेंगे, स्पेशल जेनेटिक्स का पुस्तक पढ़ेंगे, वहाँ पर ये सब मिल जाता है। लेकिन इसमें तो 2-3 को अनिवार्य रूप से दिया गया है, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक है कोडोमिनेंस। कोड डोमिनेंस का उदाहरण मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था। जैसे कि मान लो केटल का उदाहरण लेते हैं, एक रेड कलर का केटल लेते हैं, बड़ा RR लिख देते हैं, प्रभावी लेते हैं उसमें छोटा RR लिख देते हैं। तो इधर से बड़ा R लेंगे, इधर से छोटा R लेंगे, इधर से रेड कलर मिलेंगे और इधर से वाइट कलर मिलेंगे।
तो यहाँ पर कहना चाहिए रेड और व्हाइट दोनों मिलकर रोन बना लेते हैं, चितकबरा बना लेते हैं, तो उसमें दोनों के लक्षण आ जाते हैं, तब उसको कहा जाता है कोडोमिनेंस। क्या कहा जाता है? कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता, दोनों का प्रभाव है 50-50। लेकिन यहाँ पर है उदाहरण आपको बताना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, अपूर्ण प्रभाविता। एक उदाहरण बता रहा हूँ फिर क्लियर हो जाएगा। मेंडलवाद का विचलन है, मेंडल का लॉ यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है जी। यहाँ पर कहना चाहिए हम लोग एक पौधा ले लेते हैं, मान लो उसमें एक फ्लावर का कलर है रेड कलर का और दूसरे फ्लावर का कलर है वाइट। तो मेंडल के नियमानुसार एक को बड़ा आर लेते हैं और एक को छोटा आर लेते हैं। इधर से एक बड़ा आर लेते हैं और इधर से एक छोटा आर लेते हैं। बड़ा आर छोटा आर, एक है रेड और एक है वाइट। तो मेंडल के लॉ के अनुसार यहाँ पर कौन से कलर का फ्लावर मिलेगा? हाइब्रिड रेड, संकर लाल, क्योंकि रेड क्या है? प्रभावी है और व्हाइट क्या है? अप्रभावी है। तो प्रथम पीढ़ी में क्या मिलेगा? हाइब्रिड रेड, संकर लाल। लेकिन ये अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है, मतलब यहाँ पर हाइब्रिड रेड नहीं मिलती है, यहाँ पर रेड से मिलता जुलता कलर मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा पिंक। क्या मिलेगा? यहाँ पर पिंक मिलेगा। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पर किस पौधे में पाई जाती है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्तर है डी। यहाँ पर उत्तर है डी, मतलब ए और बी, गुलबांस और डॉग फ्लावर, गुलबांस और डॉग फ्लावर। ठीक है जी। मिराबिलिस जलापा, पुस्तक में लिखा रहता है मिराबिलिस जलापा, गुलबांस। मैं इसको क्वेश्चन को मिराबिलिस जलापा इस कारण नहीं दिया हूँ, जब मैं टेस्ट ले रहा था तो मिराबिलिस जलापा तो सभी पुस्तकों में लिखा है, तो बच्चे आसानी से बना लेंगे। तो उनका जो शुद्ध हिंदी नाम है गुलबांस, इसको दे दिया गया था। और जो डॉग फ्लावर ये पुस्तक में उल्लेख नहीं रहता है, इसको मैं गूगल से सर्च किया था। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा डी, ए और बी। क्लियर? आगे है डुप्लीकेट जीन का उदाहरण किसमें मिलेगा? डुप्लीकेट जीन का उदाहरण किसमें मिलेगा? तो यहाँ पर उत्तर है डी, मतलब जो चूहें होती है उनकी त्वचा के रंग में। ये कहना चाहिए मेंडलवाद के विचलन से संबंधित है, ये मेंडलवाद के विचलन से संबंधित है ये। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कहना चाहिए नई पुस्तक में नहीं दी गई है, लेकिन पुरानी पुस्तक या फिर कहना चाहिए जेनेटिक्स की पुस्तक में आपको आसानी से मिल जाएंगे। मेंडलवाद के विचलन में 4-5 विचलन बता रहा हूँ मैं, जिसमें आप लोगों को रेशियो को